देश में लोकसभा चुनावों का माहौल है और हिमाचल में भी अब गर्मियों के साथ चुनावों की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। और इन्हीं सरगर्मियों के बीच आज हमारे साथ हैं शिमला से भाजपा के प्रत्याशी श्री सुरेश कश्यप जी। आपका दैनिक हिमाचल न्यूज में स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। और आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। तो आप आज अभी भी प्रचार से पहुंच ही रहे, तो प्रचार किस तरह चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, जब से कैंडिडेचर अनाउंस हुआ है उसके बाद मेरा सेकंड राउंड चल रहा है। फर्स्ट राउंड में मैंने 17 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक दिन लगाया था, अब दो दो दिन लगा रहा हूं। और आज जैसे कसौली विधानसभा क्षेत्र में सुबह से मेरे 7 कार्यक्रम हुए। अगले कल भी पूरा दिन भर में कसौली में रहने वाला हूं, और ऐसा करके हर विधानसभा क्षेत्र को अभी दो दो दिन दे रहे हैं, और मैं लगभग 8 कंस्टिट्यूंसी सेकंड राउंड में पूरी कर ली। और अभी अगले एक सप्ताह के अंदर मेरे अगले 8-10 दिन में मेरा दो दो दिन वाला भी पूरा हो जाएगा, तो मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। और जन समर्थन, अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। और हर कोई एक ही बात को लेकर कि अब की बार 400 पार, बच्चा बच्चा ये बात कह रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आपने जैसे कहा आप कसौली विधानसभा क्षेत्र में हैं और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और एक कांग्रेस ने नया चेहरा दिया है, तो इस कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मैं आज उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हूं, तो जो उनका 15 महीने का कार्यकाल रहा है, आज जहां जहां भी जाना हुआ, लोग एक ही बात कह रहे थे कि हमारे स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गया, पीएससी बंद हो गई। और जो सम्माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे को कहीं पर नहीं रखा। 16 महीने बीत गए, एक भी संस्थान नहीं खुल पाया। तो इस बात को लेकर जनता के अंदर भारी रोष है। और जब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में स्थिति है, तो बाकी बाकी जगह क्या स्थिति होगी। मैं आज देख रहा था, जगह जगह लोगों का एक ही कहना था कि 6-6 महीने से पानी के लिए हम लोग एमएलए साहब को फोन करते हैं। पहली बात तो एमएलए साहब फोन ही नहीं उठाते, उनका फोन ही स्विच ऑफ होता। ऐसा करके बहुत सारे इश्यूज आए। लेकिन कुल मिलाकर मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार के काम माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों के दौरान किए हैं, और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी जिस प्रकार के जो काम हुए हैं, और आज बच्चा बच्चा इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि 10 वर्षों के अंदर ऐतिहासिक काम हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। अभी आपने जैसे कहा कि 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, आप 5 वर्ष से हमारे सांसद के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो आपकी ऐसी कौन सी मेजर अचीवमेंट्स आप कहेंगे शिमला पार्लियामेंट्री के लिए, जो आपने शिमला पार्लियामेंट्री में डेवलपमेंट के काम कराए हैं, कुछ अगर आप उन पे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में, जिसमें हम 2 साल तो कोरोना के कारण हमारे 2 साल बर्बाद हो गए, लेकिन इसके अलावा जो 3 वर्षों के दौरान जो काम हुए ऐतिहासिक हैं, जिनके बारे में सोच नहीं सकते थे। 7,000 करोड़ का रेणुका डैम प्रोजेक्ट 1985 से चल रहा था, हमारी सरकार के सामने हमने सबकी करवाया। 2600 करोड़ रुपए का सुन्नी हाइडल प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर काम चल रहा है, माननीय मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी किया, हमने सब। 2080 करोड़ रुपया कुड्डू, सावड़ा कुड्डू का जो हाइडल प्रोजेक्ट है, उसके लिए सब हुआ। शिमला की स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी में जो देखिए आप कि जो ढली में दूसरी टनल बनी अंग्रेजों के बाद, दूसरी टनल बनी, जो ठियोग का बाईपास, जो कि अभी अभी हमारे इसी दौरान हमने सबकिट भी करवाया। और पिछले दिनों माननीय गडकरी जी हमीरपुर आए थे, तो उन्होंने उसका लोकार्पण भी किया। शिलारू का एस्ट्रोटर्फ, ये मैंने आपको केवल शिमला के बताए। अब मैं आता हूं सोलन में, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़, 5,000 करोड़।
चंडीगढ़ से बद्दी रेलवे लाइन, चंडीगढ़ से बद्दी फोर लेन, बद्दी से स्वारघाट फोर लेन, परवाणु से शिमला फोर लेन। ये मैंने आपको सोलन जिला रेणुका डैम प्रोजेक्ट मैंने जिसका जिक्र पहले कर दिया, 1426 करोड़ रुपया, जो कि हाटकोटी से लेकर शिलाई होते हुए पांवटा साहिब ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे, नाहन का मेडिकल कॉलेज, धौला कुआं का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसके लिए 390 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। धौला कुआं में है, माजरा में एस्ट्रोटर्फ, पांवटा साहिब से विकास नगर को जोड़ने वाला पुल। ये कुछ ऐसे ऐसे काम मैंने आपको बताया। CRI में BSL-3 लैब, TPET दून में, और ऐसा अगर हम देखें तो ये जब हम इसका टोटल आंकड़ा अगर हम उसको जोड़ेंगे तो ये करीब बहुत 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का बन जाता है। घर घर में नल के माध्यम से पीने, घर घर में जो है बिजली का कनेक्शन, घर घर में शौचालय, घर घर में कितने सारे काम में गिना। और अगर मेजर और PMGSY 3 में देखिए आप कितनी सड़कें स्वीकृत हुई। अकेले जुब्बल कोट खाई में 200 करोड़ रुपए, अकेला एक मैंने आपको बताया। तो कितनी सारी सड़कें जो है, ये तो फेज 3 की बात मैंने की आपको, जिसमें 2643 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। ये सारे काम जो है सांसद ने स्वीकृत किया, तभी हुआ। इसके अलावा CSR के माध्यम से हमने बहुत सारे काम किए, जिसका आज फायदा मिल रहा है। मैंने करीब 4 एम्बुलेंसेस, जिसमें एक तो फुली लोडेड एम्बुलेंस कोविड के समय में सिविल हॉस्पिटल सराहा के लिए डोनेट की, और ऐसी 4 एम्बुलेंसेस दी हैं। एक ऑक्सीजन का प्लांट CSR के माध्यम से बना, एक जो सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्लांट, और उसके माध्यम से आज हम सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, ITIs में, और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, महिला मंडल हैं, उनको फ्री में सैनिटरी पैड्स हम दे रहे हैं। बहुत सारे स्वरोजगार के लिए हमने सीविंग एंड स्टिचिंग मशीन्स दी हैं, ड्राई फ्रूट रोस्टिंग मशीन्स दी हैं। ऐसे बहुत सारे काम मैंने इन 3 सालों में करवाए हैं। एक जो मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा, एक मुद्दा था, आप सिरमौर जिला से संबंध रखते हैं, एक हाटी समुदाय का, मैं इसी विषय पे आने वाला था, जो एक कई वर्षों से पेंडिंग चल रहा था रिजर्वेशन के लिए, उत्तराखंड में मिलता था, हिमाचल में नहीं मिलता था। वो बिल भी आप ही के टेन्योर में। बिल्कुल आपने सही कहा, और 1967-68 से इश्यू चला आ रहा था। मैं आभारी हूं माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का। जो मांग लंबे समय से चली आ रही थी, वैसे मामला भी कोर्ट में चला गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने जो कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट को हमने इसी दौरान, मैंने 3 वर्षों में हमने पूरा करवाया। और मैं समझता हूं कि जो गिरिपार क्षेत्र कह लो या ट्रांसगिरी एरिया कह लो, वहां के लोगों की जो पुरानी 55 साल से चली आ रही थी मांग, उस मांग को पूरा किया गया। ये अलग विषय है कि मामला कुछ लोग कोर्ट में ले गए इसको, लेकिन हमारी जो कमिटमेंट थी उसको हमने पूरा किया। तो ये भी एक बहुत मेजर काम जो है मेरे इस कार्यकाल का रहा। 2022 के अगर हम विधानसभा चुनाव देखें तो 17 हमारी विधानसभा शिमला पार्लियामेंट्री में आती है, जिसमें बीजेपी मात्र 3 सीटों पर काबिज है। एक पर KL ठाकुर जी, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वैसे थे वो बीजेपी के ही, पर किन्हीं कारणवश उन्हें इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। और वहीं हम ऑपोजिशन में जाते हैं तो 4 कैबिनेट मंत्री, 2 CPS और एक सरकार। जिस तरह आप किस तरह इस चुनौती को देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है, अभी पिछली बार आप लगभग 4 लाख के मार्जिन, 3,27,000 के मार्जिन से जीते थे, तो इस बार ये आप कितने आश्वस्त हैं? अभी जो लहर पिछली बार आप लेके आए, शायद हाईएस्ट मार्जिन था शिमला पार्लियामेंट्री से। देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चुनाव केंद्र का चुनाव है, केंद्र के इश्यूज अलग हैं।
अलग मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। आज देश का सवाल है, देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हर कोई जो चाहता है कि देश सशक्त हो, देश मजबूत हो, देश तरक्की करे, और मोदी जी का लक्ष्य भी यही है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इस बात को लेकर तो मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी किसी प्रकार की शंका है। विधानसभा में अलग मुद्दे थे, लोकल स्तर के ऊपर अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता इसमें किसी प्रकार की कहीं पर भी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जनता का जो मूड है या प्रदेश की जो जनता है, उन्होंने इस बार ये तय कर लिया है कि हमको एक मजबूत सरकार चाहिए, और एक मजबूत सरकार केवल नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को और सशक्त करने के लिए इसमें कोई चिंता की या किसी प्रकार की शंका की जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश की जनता का मूड बन गया, और शिमला संसदीय क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप राजनीति में आने से पहले इंडियन एयरफोर्स में कार्य कर रहे थे, और ऐसा क्या आपका रुझान हुआ जब आप वहां से रिटायर होकर आए तो आपने राजनीति में आने का फैसला किया? और जब आप आए, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, आपने 7 बारी के वहां जो विनर थे GR मुसाफिर जी, उनको हराया। तो ऐसा आपका क्या रुझान हुआ राजनीति की तरफ कि एयरफोर्स से आप सीधे आए और आपने पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी? देखिए, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं राजनीति में पहला व्यक्ति हूं मेरे परिवार से जो राजनीति में आया हूं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा राजनीति के प्रति किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। मेरी कभी कोई मंशा नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊं, और कभी कोई इच्छा ऐसी नहीं थी कि मुझे लीडर बनना है या मुझे MLA बनना है या मुझे चुनाव लड़ना है। लेकिन शायद मेरा भाग्य की बात है, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया। मैंने 16.5 साल तक एयरफोर्स में नौकरी की, और जब मैंने रिटायरमेंट भी लिया, उस समय भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा कोई दूर दूर तक हमारे परिवार का नाता नहीं रहा। मेरे पिताजी अध्यापक रहे हैं, माताजी गृहिणी हैं, और मेरी धर्मपत्नी भी अध्यापक हैं। आपको 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा। आप प्लीज हमारे दर्शक अपने पिता और माता जी का नाम जरूर बताएं, मतलब क्योंकि हाँ, मेरे आपका तो नाम पर जिन्होंने आपको इतना किया, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को पता चले। हाँ, मेरे पिताजी श्री चंबेल सिंह जी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लैंग्वेज टीचर सेवाएं दे रहे थे, अभी रिटायर हो गए हैं। माताजी श्रीमती शांति देवी, वो गृहिणी हैं, और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी कश्यप, वो भी शिक्षा विभाग में है। तो मेरे परिवार में एक मेरा बेटा है, और बेटा इंजीनियरिंग की है। तो मेरे परिवार में, और मेरे साथ साथ जो साथ में हमारे परिवार में जितने ताए, मेरे फादर सबसे छोटे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका पॉलिटिकली किसी प्रकार का बैकग्राउंड या कोई कहीं पर भी कोई ऐसी लिंकेज हो। लेकिन शायद ये तो मेरा भाग्य है, मेरी डेस्टिनी, जिसके कारण मैं पॉलिटिक्स में आ गया। और मेरी पॉलिटिक्स भी ऐसी रही कि मैं पंचायत से लेकर और आज पार्लियामेंट तक पहुंचा हूं। जब मैं एयरफोर्स को मैंने छोड़ा था 2004 में, उसके बाद मैं 2005 में BDC मेंबर बन गया था। 5 से 10 तक BDC मेंबर रहा। इस दौरान ही 7 में पहला चुनाव लड़ा, 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, थोड़े से वोटों से मैं रह गया था। आपने सही कहा, गंगूराम मुसाफिर जी जो 7 बार के लगातार विधायक थे। 2007 में मैं उनसे हार गया था, लेकिन 2012 में मैंने उनको हराया, और उसके बाद 2017 में फिर से हराया। फिर पार्टी का आदेश होगा कि आपको लोकसभा जाना है, तो 2019 में लोकसभा चला गया। तो जहां तक राजनीति में आने का जो प्रश्न है, मेरे जहन में भी कभी दूर दूर तक इस बात को लेकर कोई मंशा नहीं थी, हमने कभी नहीं सोचा था। और मैं जो पंचायत समिति का मेंबर भी बना, मैं उसके लिए भी मेरी कोई मंशा चुनाव लड़ने की नहीं थी। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, और
मैंने भी एमफिल किया है, मैं ट्रिपल एम में हूँ, मैंने बीएड भी किया है और काफ़ी काफ़ी कुछ पढ़ाई मैंने की ड्यूरिंग माय जॉब। तो मैं भी चाह रहा था कि मैं भी सरकारी सेवा में आ जाऊंगा और मेरी एक बार नहीं कई बार अपॉइंटमेंट हुई। मैं लेक्चरर इंग्लिश की अपॉइंटमेंट हो गई थी मेरी, टीजीटी आर्ट्स की अपॉइंटमेंट हो गई थी और ऐसे करके कई अपॉइंटमेंट्स के ऑफर आए। लेकिन शायद मेरी किस्मत में अब नौकरी करना नहीं था, मुझे सेवा करनी थी। देश सेवा के बाद फिर राजनीतिक क्षेत्र में प्रदेश सेवा करनी थी और आज फिर से देश सेवा में जाने का मौका मिला। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि अ, राजनीति से कोई नाता नहीं था, लेकिन अब तो राजनीति से बड़ा गहरा नाता हो। विपक्ष का आपके ऊपर आरोप है कि आपदा के समय आप कहीं अपने क्षेत्र में नजर नहीं आए, और दूसरा एक वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आपकी जो सांसद निधि है उसका आप प्रॉपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन अपनी पार्लियामेंट्री में नहीं कर पाए। तो इस आरोप पर आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक सांसद निधि की बात है, मैंने अपने सांसद निधि का 123% यूटिलाइजेशन किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। और सांसद निधि जितनी भी मुझे मिली, 19 करोड़ 50 लाख के करीब जो सांसद निधि है, मैंने उसका आवंटन ये चुनाव अनाउंस होने से करीब 2 महीने पहले कर दिया था। मैंने अपना 100% यूटिलाइजेशन किया और 17 के 17 विधानसभा क्षेत्र में किया। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मेरे खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसको सहारा बनाना चाहते। लेकिन जनता इस बात को जानती है, हमने स्पष्ट रूप से पब्लिकली सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को दी है और सब लोग इस बात को जानते भी हैं। 2 साल कोविड के कारण सांसद निधि बाधित रही, लेकिन जो भी राशि मिली मैंने उस राशि का सदुपयोग करते हुए, किसी की जेब के लिए नहीं लेकिन जनता के विकास के लिए हमने उसका उपयोग किया। जहां तक बात है आपदा के समय, मैं बताना चाहूंगा कि आपदा के समय में जब कांग्रेस के नेता हेलीकॉप्टर में सेल्फियां खींच रहे थे, तो हम जो है गांव गांव जाकर लोगों के साथ उनका दुख दर्द साझा कर रहे थे। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र का कोई भी ऐसा इलाका नहीं छोड़ा, चाहे रोडू था, चाहे ठियोग था, चाहे जुब्बल कोटखाई था, चाहे शिमला था, चाहे सोलन था, चाहे कसौली था, चाहे दून था, चाहे नालागढ़ था, चाहे अर्की था, या जिला सिरमौर का पोटा साहिब था, या पछाद का क्षेत्र था, या नाहन का क्षेत्र था, या शिलाई का क्षेत्र था, या रेणुका विधानसभा। मैंने एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां मैं नहीं गया। लगभग 50 टन खाद्य सामग्री मैंने अपने अपने निजी संबंधों के कारण लाकर लोगों को वितरित की। सांसद निधि का भी बहुत सारा हिस्सा मैंने जो है रिपेयर एंड रेस्टोरेशन के लिए दिया। तो जो लोग ये बात कहते हैं, आज मैं उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम से संतुष्ट हूं और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपनी तरफ से 100% दिया है और मुझे किसी प्रकार का कहीं पर भी मैं समझता हूं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज आंकड़े सब कुछ बताते हैं। आजकल तो आरटीआई का जमाना है, आरटीआई से मालूम कर लेना चाहिए जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सांसद निधि का कितना पैसा आया और कितना पैसा कहां कहां गया, तो आरटीआई के माध्यम से उनको मालूम पड़ जाएगा। आपदा को लेकर भी जो उनकी शंकाएं थी वो दूर हो गई हैं और आरटीआई के माध्यम से जो लोगों ने जो मांगा था उसका जवाब भी उनको मिल गया है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। एक आरोप कांग्रेस पार्टी और लगाती है कि आपदा के समय केंद्र सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली, और वहीं एक तरफ उनके अब जो मंडी से उनके प्रत्याशी भी हैं वो कहते हैं कि हमने 3,000 करोड़ लाए या हमने 2,000 करोड़ लाए। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? मतलब सच कौन बोल रहा है, या इस पर आप एक क्लैरिटी दे दीजिए सभी को कि केंद्र सरकार से, क्योंकि मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, तो इसमें आप एक बारी, आप सांसद हैं, आपको ज्यादा नॉलेज होगी इस मामले में, कितना फंड केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को मिला? देखिए,
आपने मेरी बात का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि उनके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो बार बार इस चीज को कह चुके हैं कि केंद्र से भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश को मिली। उन्होंने कई बार जो है आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद किया इस सड़कों के लिए जो पैसा माननीय गडकरी जी ने दिया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो राहत पैकेज प्रदेश की सरकार ने घोषित किया उसमें 11,000 मकान 1,782 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के तहत हिमाचल प्रदेश को दिया। इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की आशंका नहीं है। आज प्रदेश की जो सरकार है केवल झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन आज जो राहत का पैकेज ये घोषणा करते जो जिसकी ये घोषणा करते हैं उसमें भी वही राशि है जो केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को दी है, उसी राशि का इन्होंने आवंटन किया है। अगर आप देखेंगे, मेरे पास अभी मुझे उसकी डेट याद नहीं है, लेकिन जो सेक्रेटरी रेवेन्यू है उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया था आपदा को लेकर। उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि हम जो राहत पैकेज घोषणा कर रहे हैं उसमें वो पैसा दिया जाएगा जो एनडीआरएफ के तहत केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है, वो मकान दिए जाएंगे। तो 11,000 मकान केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। तो इस बात से स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाता है कि केंद्र सरकार ने भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश की। अभी एक बहुत ही दिल दहलाने वाला वाकया पालमपुर में हुआ, जहां पर एक युवक ने एक युवती को दरार से हमले किए। तो आप किस तरह देखते हैं इस वाकये को, या आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए, बहुत दुखद घटना है और मैं कहना चाहूंगा कि जब से सरकार सत्ता में आई इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में बढ़ रही हैं, चाहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले और दुराचार के मामले, या जिस प्रकार का प्रकरण पालमपुर में हुआ पिछले दिनों, मुख्यमंत्री जी की अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी इसी प्रकार की एक महिला को जो है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और चंबा में एक युवक को जो है काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। तो इस प्रकार की घटनाएं इस वर्तमान सरकार के समय में जो है बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। आज जिस प्रकार का मामला पालमपुर में हुआ उसकी तो जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। बहुत चिंता का विषय है। इस सरकार को 18 महीने हो गए हैं और जयराम जी बार बार कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। आप किस तरह देखते हैं इस सरकार को, 18 महीने का काम इस सरकार? देखिए, मैं आज ये कहना चाहूंगा कि 16 महीने सरकार को हुए, लेकिन 16 महीने में सरकार की एक भी कोई उपलब्धि नहीं है। जो वादे हुए थे, जो गारंटियां दी गई थी, वो सारी गारंटियां फेल हो गई। महिलाओं से किया गया वायदा 1500 का, वो पूरा नहीं हो सका। 1 लाख नौकरी का वादा, वो पूरा नहीं हो सका। किसानों से दूध और गोबर खरीदने का जो गारंटी दी गई थी वो भी पूरी नहीं हुई। बागवानों से की गई गारंटी वो भी पूरी नहीं हुई। 125 यूनिट बिजली के जो यूनिट मिल रही थी वो बंद कर दी गई, 300 यूनिट बिजली की नहीं मिल पाई। बागवानों से कहा था सेब का मूल्य बागवान तय करेंगे, वो भी नहीं हो पाया। स्कूलों को खोलने की बात थी, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, वो भी नहीं हो पाया। मोबाइल हेल्थ सर्विसेज देने की बात थी, वो भी नहीं हो पाई। तो 16 महीने में एक भी गारंटी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई, और 1,500 संस्थान सरकार ने बंद किए। एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोल पाई, एक पटवार खाना तक नहीं खोल पाई, एक छोटा सा कोई स्वास्थ्य का संस्थान तक नहीं खोल पाई। बड़ा निराशाजनक कार्यकाल सरकार का जो है 16 महीने का। जनता आज अपने आप को बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले, नए दौर की बात करने वाले 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया, लेकिन विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। एक भी विकासात्मक योजना प्रारंभ ये सरकार नहीं कर पाई। तो आज ये स्थिति सरकार की है। सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई, और जिसका उदाहरण भी हमने देखा जब राज्यसभा का चुनाव, 43 एमएलए वाली पार्टी 34 पे पहुंच गई, 25 एमएलए वाली पार्टी
34 पे पहुंच गई। और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी राज्यसभा के लिए मनोनीत थे वो राज्यसभा के लिए जीत कर चले गए और कांग्रेस पार्टी हाथ मलती रही। आने वाले 5 सालों में अगर आप चुनकर जाते हैं तो क्या विजन रहेगा आपका शिमला पार्लियामेंट्री? देखिए, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। और जिस लक्ष्य के साथ देश आज आगे बढ़ रहा है, मोदी जी का जो लक्ष्य है, हम उसमें पूर्ण रूप से अपना सहयोग देंगे। बहुत सारे काम अभी मेरे संसदीय क्षेत्र में, चाहे शिमला जिला है, चाहे सोलन जिला है, चाहे जिला सिरमौर की बात हम करें, तीनों जिला में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम एक विजन डॉक्यूमेंट निकालेंगे और किन किन क्षेत्रों में हम काम करेंगे उसको लेकर विस्तृत रूप से जानकारी। आपका आपने इस समय रात भी बहुत हो गई है, आपने हमें अपने मतलब थक गए होंगे आप भी, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये काम आसान नहीं होता, पर फिर भी आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू। आशा करता हूँ कि 4 तारीख को जब चुनावों के नतीजे आएंगे हम जरूर आपसे मिलेंगे जी, और आपकी जीत की शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।